हेलो एवरीबॉडी। आइए विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी पोएम द सोलिटरी रीपर, इसको हम विजुअल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पोएट के बारे में। ये है पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 to 1850, एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट, सेलिब्रेटेड नेचर, इमोशन एंड इमेजिनेशन। ये एक रोमांटिक पोएट थे और इन्होंने नेचर के ऊपर, इमोशन के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर अपनी पोएट्री लिखी। His notable works include lyrical ballads with Coleridge। Coleridge ये एक अन्य पोएट थे उस टाइम के, तो लिरिकल बैलेड्स इन्होंने लिखा जिसके लिए खूब जाने जाते हैं। एंड द प्रेल्यूड emphasizing the beauty and spiritual significance of the natural world। नेचुरल वर्ल्ड मतलब प्रकृति, उसकी ब्यूटी और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को एम्फेसाइज करते हुए इन्होंने लिखा द प्रेल्यूड। तो इस तरीके से ये द प्रेल्यूड एंड लिरिकल बैलेड्स के लिए काफी फेमस हैं। अब बात करते हैं पोएम की। द सोलिटरी रीपर पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 volumes डिपिक्टिंग अ सोलिटरी हाईलैंड लेस reaping and singing in a field, enchanting the poet with her melancholic and timeless song। तो यहां पर हम देखते हैं जो ये 1807 में पब्लिश हुई थी, पोएम्स इन 2 volumes के अंदर पब्लिश हुई थी। डिपिक्टिंग है और इसके अंदर एक सोलिटरी मतलब अकेले, एकांत। हाईलैंड लेस, हाईलैंड मीन्स जैसे यहाँ हाईलैंड्स आप देख रहे हो तो स्कॉटलैंड के अंदर लोलैंड्स एंड हाईलैंड्स होती हैं, तो वहां पर एक अकेली लड़की, लेस मीन्स गर्ल, रीपिंग एंड सिंगिंग इन ए फील्ड, जो कि फसल को काट भी रही थी और गा भी रही थी फील्ड के अंदर। एन्चांटिंग द पोएट, जिससे पोएट काफी मंत्रमुग्ध हो गया। विद हर मेलनकोलिक एंड टाइमलेस सॉन्ग, एक तो वो उदासीपूर्ण लग रहा था और दूसरा टाइमलेस, हमेशा पोएट के दिमाग में वो सॉन्ग आता रहता है, उसे लगता है कि ये सॉन्ग कभी खत्म नहीं होने वाला है। आइए अब इस पोएम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स द साइट एंड साउंड ऑफ ए सोलिटरी रीपर सिंगिंग इन द फील्ड, हर सॉन्ग इज मोर एन्चांटिंग देन द नाइटिंगेल्स। यहां पर पोएट कह रहा है जो वो अकेली लड़की है खेतों में जो गा रही है, उसका जो सॉन्ग है वो ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है एक नाइटिंगेल के सॉन्ग से। यहां पर हिंदी में देखिए, कवि खेत में गाती एक अकेली कटनी हारिन के दृश्य और ध्वनि का वर्णन करता है, उसका गीत बुलबुल के गीत से अधिक मोहक है। ही इज कैप्टिवेटेड बाय द सॉन्ग एंड वंडर्स व्हाट द थीम ऑफ हर सॉन्ग माइट बी, वेदर इट्स सॉरफुल और समथिंग एल्स। जो पोएट है उसके सॉन्ग से कैप्टिवेटेड तो है, मंत्रमुग्ध तो है, और हैरान होता है भी उसका जो थीम है क्या हो सकता है। हो सकता है यह कोई सोरोफुल हो, उदासीपूर्ण, या कुछ और हो। इससे हमें पता लगता है कि पोएट को उसके गाने की भाषा जो है नहीं आती, उसकी लैंग्वेज को वो नहीं जानता। वह गीत से मोहित है और सोचता है कि उसके गीत का विषय क्या हो सकता है, क्या यह दुखद है या कुछ और। द पोएट इमेजिन्स द सॉन्ग्स थीम could be about long past events or battles, emphasizing the song's timelessness and universal appeal। यहाँ पर जो पोएट है वो इमेजिन कर रहा है कि जो सॉन्ग का थीम है वो हो सकता है कोई लॉन्ग पास्ट इवेंट्स, कोई बहुत पुरानी इवेंट्स हुई होंगी या कोई लड़ाइयाँ हुई होंगी। एम्फेसाइजिंग द सॉन्ग्स टाइमलेसनेस एंड यूनिवर्सल अपील, परंतु पोएट कहता है जो कुछ भी उसका थीम हो, परंतु उसके जो सॉन्ग की टाइमलेसनेस मतलब हमेशा उसका सॉन्ग अपील करेगा, एंड यूनिवर्सल अपील, और सभी जगह इसकी अपील भी सार्वभौमिक है। कवि कल्पना करता है कि गीत का विषय लंबे समय से बीते हुए घटनाओं या युद्धों के बारे में हो सकता है, जो गीत की कालातीतता और सार्वभौमिक अपील को दर्शाता है। As the poet moves away, the song remains in his heart, highlighting the impact of the reaper's song on him। जैसे जैसे पोएट वहां से मूव अवे कर जाता है, जो सॉन्ग है वो इसके दिल में बसा रहता है। हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रीपर सॉन्ग, जो रीपर का सॉन्ग था तो उसके असर को यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया गया है कि किस तरीके से गहरी छाप उसने पोएट के हार्ट पर छोड़ी। जैसे ही कवि दूर चला जाता है, गीत उसके दिल में बसा रहता है, जो कटनी हारिन के गीत का उस पर प्रभाव को दर्शाता है। थैंक यू।